स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हम लोग इतने लंबे समय तक गुलाम रहे और किस प्रकार से इंग्लिशमैन ने हम लोगों के ऊपर राज्य किया, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, औरंगजेब लास्ट मुग़ल पावरफुल रूलर्स के रूप में जाने जाते हैं। ही एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ टेरिटरी। उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत अब 1% लार्ज पार्ट्स के ऊपर इंडिया के जो टेरिटरी थे उनके ऊपर राज्य किया। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती 1707 में, बहुत सारे मुग़ल गवर्नर, सूबेदार और ज़मींदार इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अपने रीजन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन वे उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वे अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। और इस प्रकार से जो मुग़लों का जो शासन था वो इंडिया के ऊपर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सका और जो उनका पावर का केंद्र था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अगर हम 18वीं शताब्दी के हाफ की बात करें, हाउएवर द न्यू पावर इमर्ज इन द पॉलिटिकल हॉरिजन, एक नई शक्ति, एक नया पॉलिटिकल पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में तो वो सामने आ रही थी। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम टू द स्मॉल ट्रेडिंग। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर एक छोटी सी अपनी बिजनेस करने की कंपनी लेकर के इंडिया में आए थे और बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरी थी उसको एक्वायर कर लिया और यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ के वो मालिक बन गए, यहाँ के वो एम्परर बन गए और बहुत बड़े साम्राज्य पर, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उन्होंने इस पर अपना अधिकार कर लिया। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इन 1600। The East India Company acquired the charter from the ruler of England। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंग्लैंड से चार्टर प्राप्त किया और जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने चार्टर दिया कि वो इंडिया के अंदर आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। आई ग्रांटिंग द सोल राइट द ट्रेड विद द ईस्ट, और उनको जो ईस्ट के अंदर अधिकार मिल गया कि वो यहाँ पे आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। The mean that the no other trading groups England could be complete the East India। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकती। जो पूरा राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड बी वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, और इस चार्टर के द्वारा उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े समुद्र को पार करके, ठीक है, उन्होंने एक नए लैंड्स की तलाश करनी शुरू कर दी एक नए बिजनेस के लिए, जिससे उन्हें बहुत ही चीप प्राइस में, ठीक है, गुड्स उनको प्राप्त होने शुरू हो गए। जब वे इंडिया आए तो यहाँ से वो सस्ती चीज़ें खरीदते थे और बाहर के देशों में ले जाकर उसको हाई प्राइजेस में सेल कर दिया कर सकते। द कंपनी डू नॉट हैव द फियर द कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश, क्योंकि कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, क्योंकि केवल उन्हीं के पास अधिकार था मर्चेंटाइज के लिए, व्यापार करने के लिए, और दूसरी कोई भी कंपनियां उनके मुकाबले में नहीं थी। वे सभी चीज़ें जो प्राइमरी चीज़ें होती थी उनको परचेज किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रॉफिट कमा लिया करते, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ही सस्ती चीज़ें खरीदते थे और बाहर जा कर के बहुत हाई रेट्स में उसको क्या करते थे, सेल आउट किया करते। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड द नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्राम द इंटर्निंग इन द ईस्टर्न मार्केट्स, लेकिन जो रॉयल चार्टर था उसने जो शक्तियाँ थी दूसरी कंपनियों को इस क्षेत्र में एंटर होने से नहीं रोक पाए। बाय द ऑल द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स द सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ द गुड होप, और इसी प्रकार से जो एक इंग्लिश शिप था वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से यहाँ पे आया एंड द क्रॉस द इंडियन ओशियन, और उसने क्या किया, इंडियन ओशियंस को क्रॉस किया। द पुर्तगीज हैड द ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, जो पुर्तगाली थे उन्होंने यहाँ पर पहले से ही अपना अस्तित्व जमा रखा था गोवा के अंदर। इन द फैक्ट वाज द वास्को डिगामा ऑफ पोर्तुगीज, जैसा हम सभी जानते हैं कि वास्को डिगामा एक
पुर्तगाली नाविक थे जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट 1498 में सर्च किया था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच टू वर द एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो डच लोग थे उन्होंने और पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का प्रयास किया, और बहुत सारी जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे उन लोगों को इंडिया आने के लिए निमंत्रण मिल गया था। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर द इंटरेस्टेड द बाइंग द सम थिंग्स, जितनी भी यहाँ पे व्यापारी थे वे सभी चीज़ें, एक ही प्रकार की चीज़ों को यहाँ से वे लोग क्या करते थे, परचेज करना चाहते। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क, ठीक है, इंडिया से बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्राप्त करना चाहते थे, कॉटन प्राप्त करना चाहते थे, जैसे मसाले हो गए, लौंग हो गए, क्लो हो गए, करिडम हो गया, सिनोमिन्स हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की पाई जाती थी, और वे लोग यहाँ पर इससे बहुत ही सस्ते रेट्स में परचेज किया करते थे और बाहर जा कर के उनको बहुत अधिक रेट में उसको सेल आउट किया करते थे, जिससे कि उनको बहुत अधिक मात्रा में उनको बेनिफिट्स मिलता था। द ओनली यू द कंपनी, इस प्रकार से क्या हुआ, कंपनियां आपस में क्या हो गई, एक दूसरे से टकरार करने लग गई और अपने व्यापार को लेकर के, सप्लाई को लेकर के वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गई, और एक दूसरे से वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो बन गई, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ शत्रुता भी उन लोगों ने निभानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे वो लोग अपनी सप्लाई चेन को और भी तेज मजबूत करने का प्रयास करने लगे। जब इस प्रकार से राइवल बढ़ने लगा तो ये कंट्रियां, ये जो बाहर के देश यहाँ पे व्यापार करने आए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, अब धीरे धीरे अपने साथ आर्म्स भी कलेक्ट करने लग गए, गोला बारूद यहाँ का ला करके रखने लग गए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की स्थिति को संभाल सके। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अपना शासन शुरू किया था। ओके, बाय।